स्पार्टकस ब्लड एंड सैंड के तीसरे एपिसोड में स्पार्टकस को यकीन होने लगता है कि बतियाटुस उसकी बीवी सारा को ढूंढकर वापस लाएगा। ये आशा उसे और अधिक आज्ञाकारी बना देती है और वह बतियाटुस की हर बात मानने लगता है। इस विश्वास और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में स्पार्टकस अपने हाथ पर बतियाटुस के घर का निशान बी दाग लेता है, यह दिखाते हुए कि वह अब पूरी तरह से बतियाटुस का गुलाम और ग्लैडिएटर है। इसके बाद वह कड़ी और कठिन ट्रेनिंग शुरू कर देता है क्योंकि अब उसे एक सच्चा ग्लैडिएटर बनना है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जब डॉक्टर विनोमाउस, जो सभी ग्लैडिएटर्स का ट्रेनर है, स्पार्टकस को देखता है, वह नोटिस करता है कि स्पार्टकस बिना किसी नियम या तकनीक के लड़ता है, जैसे एक जंगली जानवर। डॉक्टर उसे समझाता है कि एक सच्चे योद्धा के पास अनुशासन और तकनीक होनी चाहिए। वह स्पार्टकस को यह भी बताता है कि दुश्मन की कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। स्पार्टकस जवाब देता है कि उसका उद्देश्य दुश्मन को हर हाल में परेशान करना है, लेकिन डॉक्टोरे उसे एक चुनौती के रूप में देखता है और दिखाने के लिए कि अनुभव और तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है, वह स्पार्टकस को जमीन पर पीठ के बल गिरा देता है। डॉक्टरे उसे यह सिखाने की कोशिश करता है कि केवल ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि सही रणनीति और नियमों का पालन करके ही सच्ची जीत हासिल की जा सकती है। वह स्पार्टकस को नीचे गिराकर कहता है कि अपने दुश्मन को कम आंकना या उसे हल्के में लेना भी एक कमजोरी होती है। स्पार्टकस को नीचे गिरा देखकर बारका उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि थ्रेसियन लोग सिर्फ जमीन पर रेंगने के काबिल होते हैं। साथ ही क्रिक्सस भी उसका मजाक उड़ा रहा था। डॉक्टोरे कहता है कि जो कुछ भी तुमने इस किले के बाहर सीखा है उसे भूल जाओ। वह लोगों की दुनिया है, लेकिन हम उनसे कुछ ज्यादा हैं, हम ग्लैडिएटर हैं। डॉक्टोरे आगे कहता है कि मेहनत, लगन और सीखने की चाहत से तुम्हारा नाम भी एक दिन क्रिक्सस की तरह प्रसिद्ध हो जाएगा और लोग तुम्हें सालों साल तक याद रखेंगे। डॉक्टोरे यह भी कहता है कि क्रिक्सस ने अपनी लीजेंडरी यात्रा एक दिन में हासिल नहीं की थी। उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की और अनुशासन का पालन किया। उसने मेरे द्वारा बताए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन किया, तब जाकर वह एक लीजेंडरी चैंपियन बन सका, जिसे लोग चैंपियन ऑफ कैपुआ कहते हैं। डॉक्टोरे के इन शब्दों को सुनने के बाद सभी लोग तेजी से प्रशिक्षण में लग जाते हैं। कुछ देर बाद एक मैसेंजर आता है और डॉक्टरे मैसेज पढ़कर घोषणा करता है कि वल्कानालिया करीब आ रहा है। स्पार्टकस को नहीं पता था कि वल्कानालिया क्या है। तब वारो उसे बताता है कि यह एक उत्सव है जो कैपुआ में जोर शोर से मनाया जाता है। डॉक्टरे आगे कहता है कि तुम सब में से केवल एक ही टीम फाइनल में लड़ेगी, जिसे ये लोग प्राइमस कहते हैं। स्पार्टकस तुरंत ही अनुमान लगा लेता है कि क्रिक्सस जरूर चुना जाएगा। इधर बतियाटस इस खेल से खुश नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने अपने 20 योद्धाओं को वल्कानालिया फेस्टिवल में लड़ने भेजने का वादा किया है, लेकिन मजिस्ट्रेट इस खेल को देखने के लिए नहीं आने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि बतियाटस अपनी लोकप्रियता मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिखा पाएगा और उसे मजिस्ट्रेट के सामने हीरो बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। मजिस्ट्रेट तो बतियाटस के प्रतिद्वंदी सलोनियस के साथ बैठक में जाने वाला है और सलोनियस ने तो इस खेल में अपने एक भी योद्धा को नहीं भेजा है। बतियाटस आगे कहता है कि खेल में खर्चे भी बढ़ रहे हैं। उसे विजेता और अन्य खिलाड़ियों को काफ़ी धनराशि देनी होगी और मजिस्ट्रेट वहां नहीं होगा जो उसके योद्धाओं से प्रभावित होकर बतियाटस को नए प्रोजेक्ट सौंपे। लेकिन उसकी पत्नी क्रेशिया उसे समझाती है कि पहले निवेश करना होगा, तभी ब्याज समेत वापस मिलेगा, जैसा कि उसके बुद्धिमान पति ने उसे बताया था। यह सुनकर बतियाटस खुश हो जाता है। क्रेशिया यह भी बताती है कि ग्लैबर की पत्नी इलिथिया इस खेल को देखने आने वाली है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि वह एक सीनेटर की बेटी है। नाश्ते के समय स्पार्टकस वारो से कहता है कि बारका बस नाम का ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वह मूर्ख है। इस पर वारो उसे बताता है कि बारका एक लेजेंड है। जब उसकी जनजाति पूरी तरह से रोमन सेना से हार गई, तब बारका और उसके सैकड़ों लोगों को एरिना में एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर किया गया। अंत में केवल 2 लोग बचे, बारका और उसके लोगों का मुखिया। उसका मुखिया बेहद कुशल और अनुभवी योद्धा था, लेकिन बारका किसी तरह उसे हरा देता है और उसका चीफ घुटनों पर आ जाता है। बारका इच्छा न होते हुए भी उसे मार देता है और इसके बाद वह अपने कार्थे समुदाय का आखिरी योद्धा बना, जो इस मौत के खेल से जीवित बच पाया। इस जीत की कीमत यह थी कि बारका को अपने ही पिता की कब्र खोदनी पड़ी। स्पार्टकस ने कहा कि उसने बस एक बूढ़े व्यक्ति को उसका घर दिखाया, लेकिन वारो ने तुरंत जवाब दिया कि वह केवल एक बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक योद्धा था, बुद्धिमान, कुशल और अनुभवी। इसी वजह से वह अपने समुदाय का चीफ था। यह सुनकर स्पार्टकस कहता है कि उसे किसी हीरो या लेजेंड बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वारो कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे पैसों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे वह खुद देता है।
वारो को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के कमाने थे ताकि वह जल्द से जल्द अपनी आज़ादी खरीद सके और अपने परिवार की देखभाल कर सके। उसी समय डोमिनस वहाँ से गुजरता है और स्पार्टाकस उससे अपनी बीवी के बारे में पूछता है। डोमिनस कहता है कि उसने उसकी पत्नी के बारे में सुराग ढूंढ लिया है और उसके आदमी उसे खोज रहे हैं, इसलिए स्पार्टाकस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच क्रेशिया एक महंगा नेकलेस खरीदती है क्योंकि इलिथिया वल्कानालिया पार्टी में शामिल होने वाली थी और क्रेशिया चाहती थी कि जब इलिथिया उसका महंगा हार देखे तो वह जलन महसूस करे। उधर क्रिक्सस एक लड़की से प्यार करता है जो एक नौकरानी है और वह क्रेशिया की निजी नौकरानी भी है। ट्रेनिंग ग्राउंड में डॉक्टर स्पार्टाकस से पूछता है, क्या तुम्हें खदानों के सपने आते हैं? स्पार्टाकस जवाब देते हुए कहता है, मुझे बस लड़ना और जीतना है, यही मेरा सपना है। इस पर डॉक्टर कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग में कुछ खास सुधार नहीं दिख रहा है और तुम अब भी ध्यान लगाकर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। स्पार्टाकस वही शब्द दोहराता है, मैं एक थ्रेसियन हूँ और मेरी रगों में थ्रेसियन खून है। इन शब्दों को सुनते ही डॉक्टोरे उसकी बात का अपमान करते हुए उसके सामने पेशाब कर देता है और फिर उसे घुटने टेकने का आदेश देता है। जब स्पार्टाकस घुटनों पर झुकता है तो डॉक्टरे उसे उसी पेशाब में गिरा देता है और कहता है, तुम्हारी पहचान, तुम जिस समुदाय से हो वह सब यहाँ कोई मायने नहीं रखता। अब तुम्हें सिर्फ उसी ज़मीन की कद्र करनी चाहिए जिस पर तुम खड़े हो और मेरी आवाज़ जो तुम्हें गाइड कर रही है, इन सब की पूजा करना सीखो। इतना कहकर डॉक्टरे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रिक्सस मजाक में कहता है, सिर्फ पेशाब से मज़ा नहीं आया, शायद मुझे इस पर टट्टी भी कर देनी चाहिए थी। इसी बीच एक गार्ड आता है और क्रिक्सस को ले जाता है क्योंकि डोमिनस की पत्नी क्रेशिया ने उसे बुलाया था। उसे लेने के लिए क्रेशिया की नौकरानी आई थी जिससे क्रिक्सस भी लगाव महसूस करने लगा था। क्रिक्सस थोड़ी देर उससे व्यक्तिगत बात करना चाहता है लेकिन नौकरानी उसे याद दिलाती है कि बटियाटस की पत्नी उसका इंतजार कर रही है। वैसे जब भी बटियाटस काम से बाहर जाता है क्रेशिया हमेशा क्रिक्सस को याद करती है। बटियाटस उसे मां नहीं बना पाया लेकिन अब क्रेशिया क्रिक्सस के जरिए यह सपना पूरा करना चाहती है और वह उसे प्यार भी करती है। अब जब क्रिक्सस जन्नत का मजा ले रहा था, बाकी सभी ग्लैडिएटर कठिन ट्रेनिंग में जुटे हुए थे। डॉक्टरे उन्हें समझाता है कि एक ग्लैडिएटर को कभी भी मैदान में अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए, चाहे वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। अगर तुम अपने आखिरी पलों में हो तो तुम्हें 2 उंगलियां दिखानी हैं, जिसका मतलब है जीवन दान मांगना, लेकिन इसके साथ जीवन भर की बेइज्जती झेलनी होगी। ये सुनते ही स्पार्टाकस वारो से कहता है, मैंने जो कसम इस जगह पर खाई है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। इस पर वारो मुस्कुरा देता है लेकिन डॉक्टोरे ये सुन लेता है और स्पार्टाकस की तरफ घूरता है। स्पार्टाकस कहता है, मुझे आत्मसमर्पण पर और लेक्चर नहीं चाहिए। डॉक्टोरे तब जवाब देता है, तुम्हें तो यह सीखने की ज़रूरत है कि आज्ञाकारी कैसे बना जाता है। इतना कहकर वह स्पार्टाकस और वारो दोनों को कीचड़ से भरे एक कुएं में फेंक देता है। कीचड़ में गिरने के बाद वारो चिढ़ते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है स्पार्टाकस। इसी गड्ढे में स्पार्टाकस वारो को बताता है कि अगर वह सारे युद्ध जीतता है तो बटियाटस उसकी बीवी को खोजकर उसे लौटा देगा। स्पार्टाकस आगे कहता है, मैं अरीना में अपनी मौत से भी लड़ूंगा और अपनी बीवी को वापस पाऊंगा। इस पर वारो पूछता है, क्या वह इतनी मायने रखती है? स्पार्टाकस ने जवाब दिया, वह मेरे लिए सब कुछ है। वारो ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मेरे साथ भी वही मामला है। अगर मैं अगले 2 साल तक जीतता रहा और अपना कर्ज चुकाता रहा तो मैं ज़रूर आज़ाद हो जाऊंगा और मेरी बीवी फिर से मेरी बाहों में होगी। जब स्पार्टाकस अपनी बीवी की आखिरी निशानी उस कपड़े के टुकड़े को धो रहा था तब वारो कहता है, तुम उसे धोने में काफ़ी मेहनत लगा रहे हो। स्पार्टाकस ने कहा, यह टुकड़ा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसी समय डॉक्टोरे वहाँ आता है और सभी को एकत्रित करता है। वह घोषणा करता है, क्रिक्सस हाउस ऑफ बटियाटस का प्रतिनिधित्व करेगा और उसका प्रतिद्वंदी वह होगा जिसने अपनी मेहनत और लगन से खुद को इस काबिल बनाया है कि वह क्रिक्सस से मुकाबला कर सके। सभी योद्धा चिंतित थे कि उनमें से किसे चुना जाएगा। तभी डॉक्टोरे ने नियस को आगे बुलाकर कहा, वह क्रिक्सस के साथ लड़ेगा। दोनों योद्धा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और युद्ध के लिए एक दूसरे को चीयर अप करते हैं। इसके बाद डॉक्टरे उन्हें एक सूची देता है जिसमें द्वंद्व युद्ध के टीम मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं। स्पार्टाकस की लड़ाई वारो के साथ तय की गई थी और यह पहला मैच था जिसमें कमाई बहुत कम होने वाली थी। विजेता को आधा सिक्का भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने क्रिक्सस को हरा दिया तो उसे बहुत सारा धन मिल सकता है। इसी कारण से स्पार्टाकस क्रिक्सस से लड़ना चाहता था, लेकिन वारो उससे पूछता है,
तुम उससे कैसे लड़ोगे? स्पार्टाकस कहता है, एक बार तो मैंने क्रिक्सस को नॉकडाउन कर दिया था, लेकिन आशूर जो बहुत चालाक और तेज है, क्योंकि वह सभी पर नजर रखता है, उनकी बातचीत सुन लेता है। वह स्पार्टाकस को चेतावनी देता है कि उसे क्रिक्सस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह यूं ही चैंपियन नहीं बना था। उसने एरिना में राक्षस जैसे योद्धाओं को हराया था, जिन्हें गर्गन ट्विंस के नाम से जाना जाता था। इन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने वही क्रूर कारनामे किए थे जैसे कि रोमन सेना ने स्पार्टाकस और उसके गांव वालों के साथ किया था। उन्हें एरिना में लड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन कोई भी योद्धा उनसे लड़ने को तैयार नहीं था। मगर क्रिक्सस ने इन दोनों के साथ लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। उसने उन्हें हल्के में नहीं लिया और अंत में उन दोनों राक्षसों को हरा दिया। नियस स्पार्टाकस को ताना मारते हुए कहता है, शायद ही तुम कभी अपने आप को इस लायक बना पाओगे कि तुम भी मेरे जैसे प्राइमस या किसी चैंपियन के साथ लड़ सको। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड में स्पार्टाकस वारो से कहता है, तुम इन सब लोगों से बहुत अलग हो। फिर स्पार्टाकस नेस को चिढ़ाने लगता है, उसे ताना देते हुए कहता है कि वह मर्दों की तरह लड़े, न कि किसी जवानी से भरी लड़की की तरह। ये शब्द सुनते ही नेस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बिना सोचे समझे स्पार्टाकस पर हमला कर देता है। लेकिन स्पार्टाकस चतुराई से उसके ही हमले को उसके खिलाफ हथियार बनाता है और उसे खंभे पर धकेलकर उसकी बेइज्जती का बदला ले लेता है, जो उसने कल रात झेली थी। इस बीच क्रिक्सस बालकनी से नीविया को देखता है, लेकिन वह सिर्फ उसे दूर से देख सकता है, क्योंकि अगर वह उससे प्राइवेटली मिलने की कोशिश करता है तो नीविया को चोट पहुंचाई जा सकती है। उन्हें बिना कारण मिलने की इजाज़त भी नहीं है, इसलिए क्रिक्सस आशूर को बुलाता है और उसे एक काम करने के लिए कहता है। वारो स्पार्टाकस से कहता है, तुम्हारे साथ रहना काफ़ी रिस्की है, लेकिन मज़ेदार भी। स्पार्टाकस जवाब देता है कि नियस का दिमाग सही नहीं है और वह अनस्टेबल नेचर का है। इस पर वारो कहता है, वह इस फाइट का 5 सालों से इंतज़ार कर रहा है और यह फाइट अगले साल भी हो सकती है, इसलिए इंतज़ार कर लो। स्पार्टाकस जवाब देता है, सूरा उसकी पत्नी अगले साल तक इंतज़ार नहीं कर सकती। इसी बीच डॉक्टोरे वहां आकर सभी ग्लैडिएटर्स को वल्कनालिया रिसेप्शन के लिए तैयार होने का आदेश देता है। रिसेप्शन में क्रिक्सस और अन्य सभी ग्लैडिएटर शोपीस की तरह खड़े होते हैं। बटियाटस एक अमीर व्यापारी को क्रिक्सस से मिलवाता है और क्रिक्सस उन्हें वही तलवार दिखाता है जिससे उसने ट्विंस मॉन्स्टर्स को हराया था। इस दौरान इल्लिथिया और क्रेशिया आपस में बातें कर रही होती हैं। इल्लिथिया उस नेकलेस की तारीफ करती है जिसे क्रेशिया कुछ हफ्ते पहले खरीदा था, लेकिन जल्द ही इल्लिथिया पहचान लेती है कि यह वही नेकलेस है जिसे उसने बहुत समय पहले पहनकर छोड़ दिया था। इसी बीच बटियाटस ने सभी ग्लैडिएटर्स को पार्टी में शो का हिस्सा बना दिया, क्योंकि अगली सुबह वल्कनालिया की फाइट थी। जब बटियाटस ने देखा कि भीड़ स्पार्टाकस को ज्यादा तवज्जो दे रही है, तो उसने डॉक्टरे से कहा कि लिस्ट में बदलाव करके नेयस की जगह स्पार्टाकस को क्रिक्सस के खिलाफ लड़ाना चाहिए। हालांकि डॉक्टरे ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि स्पार्टाकस अभी इस बड़े मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। इस बीच आशूर क्रिक्सस के लिए वह सामान लेकर आता है जो उसने मंगवाया था। जब इल्लिथिया क्रिक्सस को छूती है तो क्रेशिया के अंदर जलन की भावना जाग उठती है। थोड़ी देर बाद इल्लिथिया कहती है कि वह अपने कमरे में आराम करने जा रही है, क्योंकि उसे पार्टी में कुछ खास दिलचस्प नहीं लग रहा था सिवाय क्रिक्सस के। इस पर क्रेशिया उसे रोकते हुए कहती है कि यहाँ एक और चीज़ है जिसे देखकर उसके शरीर में करंट दौड़ने लगेगा। इसके बाद वह इल्लिथिया को वारो के पास ले जाती है, जिसे शायद उसकी हैंडसम पर्सनालिटी के कारण चुना गया था। क्रेशिया ने वारो और अपनी एक नौकरानी के बीच एक कामसूत्र प्रेरित कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे मैं विस्तार से नहीं बता सकता। इस प्रोग्राम को देखने वाले उस पर शर्तें लगा रहे थे कि वारो कितनी देर तक टिकेगा। इल्लिथिया इस कार्यक्रम को देखकर बेहद उत्साहित हो जाती है और वारो की तो किस्मत खुल गई थी। कुछ देर बाद बटियाटस वल्कनालिया में लड़ने वाले प्रमुख योद्धा प्राइमस के नाम की घोषणा करने वाला था। उसने सबसे पहले क्रिक्सस का नाम लिया और अब वह उसके प्रतिद्वंद्वी नेयस का नाम लेने वाला था, लेकिन स्पार्टाकस क्रिक्सस पर हमला कर देता है। इस लड़ाई को रोकने के बाद बटियाटस क्रिक्सस का अपोनेंट स्पार्टाकस को घोषित कर देता है। उस रात क्रिक्सस नीविया से मिलने जाता है और नीविया उस कमरे में मदिरा को लेने गई थी। क्रिक्सस उसे चौंका देता है, जिससे उसके हाथों वह मिट्टी का जग गिरकर टूट जाता है। क्रिक्सस कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्यार की भाषा बिल्कुल भी नहीं आती। मैं हमेशा अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। नीविया कहती है कि अगर डोमिनोस को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रिक्सस उससे वह टूटे हुए जग को मांगता है, जिसे वो जाकर घाटी से नीचे फेंक देगा। साथ ही क्रिक्सस उसे एक तोहफा भी देता है,
जिसे उसने आसूर से मंगवाया था। वारो स्पार्टकस को कहता है कि भले ही उसने क्रिक्सस को एक बार हराया था, लेकिन एरिना में उसके साथ फेस टू फेस लड़ना मूर्खता है। लेकिन स्पार्टकस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद उसका रेप्यूटेशन ही ऐसा है कि सब लोग डर जाते हैं और कल मैं इस चीज़ को गलत साबित करूंगा। इसकी बातें सुनकर उसका बगल वाला आदमी कहता है कि तू बात तो ऐसे कर रहा है मानो जैसे तू थियोकोलिस को पछाड़ देगा। स्पार्टकस कहता है, शायद मैं उस आदमी को जानता हूं जो उसे पछाड़ सकता है। उसका मतलब खुद से था। थियोकोलिस को द शैडो ऑफ डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अरीना में एंटर करते ही मौत के बादल छा जाते हैं और आज तक जिसने भी उसे मारना चाहा वो सब मारे गए। एक बार थियोकोलिस 100 योद्धाओं से अकेले अरीना में भिड़ गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाया, जिसका नाम डॉक्टोरे है, जो इन लोगों का ट्रेनर भी है। अगली सुबह मैच शुरू हुआ और स्पार्टकस वारो से कहता है, सारा गॉड पर भरोसा करती थी, लेकिन जब उसका अपहरण हुआ तो कोई गॉड उसे बचाने नहीं आया। उधर बटियाटस खुश लग रहा था क्योंकि मैजिस्ट्रेट भी वहां पहुंच गया था। मैजिस्ट्रेट अंतिम मैच की घोषणा करता है। दोनों योद्धा आमने सामने आ जाते हैं और पूरी भीड़ दोनों के नाम चिल्लाने लगती है। युद्ध शुरू होता है और यह मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन अंत में क्रिक्सस स्पार्टकस को एक बच्चे की तरह हरा देता है। क्रिक्सस उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन स्पार्टकस ने जीवन दान मांगने का सही निर्णय लिया और पहली बार अपने थ्रेसियन नियम को तोड़ दिया। बटियाटस रोने ही वाला था, लेकिन शायद उसे ऐसा लगा कि अगर स्पार्टकस मर जाता तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे, इसलिए वह उसे जीवन दान देने की घोषणा करता है, जिससे कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी, मैजिस्ट्रेट और भीड़ भी। मैच के बाद डॉक्टर स्पार्टकस से मिलता है। स्पार्टकस कहता है, मुझे समझ आ गया है कि मेरी ब्लेड उसकी कमजोरी नहीं ढूंढ पाई। डॉक्टोरे का जवाब होता है, नहीं, तुम्हारे पास 10 मौके थे जब तुम उसे सच में हरा सकते थे, लेकिन तुमने आज तक कुछ भी नहीं सीखा। तब स्पार्टकस कहता है कि उसे बहुत मजबूत ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन डॉक्टोरे कहता है कि उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है।